नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है न्यूज 18 प्राइम का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। रविवार को देश के दोनों बड़े गठबंधनों की तरफ से एक बड़ी रैली की गई है। इंडिया अलायंस ने जहां मुंबई में रैली कर एकजुटता दिखाई, तो वहीं आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ साझा रैली कर एनडीए की मजबूती का मैसेज दिया। और इस पर मतलब साफ है कि रविवार का दिन रैलियों और बयानों के नाम रहा। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। मार्च यानी शनिवार को निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और रविवार को रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली हुई, तो आंध्र प्रदेश के पालनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ बड़ी रैली की। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। आंध्र की धरती से पीएम ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा है कि एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई में शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने भी दम दिखाने की कोशिश की। रैली में इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी मौजूद रहे। बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रैली में मौजूद रहे, तो झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इंडिया अलायंस की रैली में मौजूद रही। इंडिया अलायंस के नेताओं के निशाने पर रही बीजेपी। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। रविवार को दोनों ही गठबंधनों ने रैली के जरिए जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। जाटलैंड की सियासत को साधने के लिए बीजेपी ने जो दांव चला है वो विपक्ष पर कितना भारी पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीआर चौधरी को नई कमान, जाटलैंड को साधने की तैयारी, बीजेपी का मिशन हैट्रिक होगा साकार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा के इस रण में बीजेपी की तैयारी सबसे तेज और सबसे आगे भी है। इसकी एक बानगी भर सीआर चौधरी है, जिन्हें बीजेपी ने राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। हालांकि सीआर चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक सियासी चाल चली है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक नहीं वैसे तो 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की हैं, जिनमें आयोग, बोर्ड और निगमों में 7 नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले किसान आयोग, देव नारायण बोर्ड, एससी वित्त निगम, सैनिक कल्याण समिति में बीजेपी नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के आदेश अलग से जारी होंगे। किसान आयोग अध्यक्ष पद पर सीआर चौधरी को नियुक्ति देकर जाट वर्ग को मैसेज देने का प्रयास भी किया गया है। देखिएगा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जब भी किसी भी जिम्मेदारी देता है तो उसको ये
पूरा विश्वास होता है, जिसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं वो बखूबी निभाएगा और निभाने की कोशिश करेगा। सीआर चौधरी को सामने रखकर बीजेपी ने इस बार जाटलैंड की सियासी जमीन को और भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बीजेपी का इस सीट पर सियासी गणित अधिक मजबूत नहीं रहा, लेकिन इस बार जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाना उसी दिशा में उठाया गया बीजेपी का एक मजबूत कदम है। किसानों के लिए नए प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स क्या ला सकते हैं, जिससे कि किसान को क्या मेनली उसको चाहिए, मेरी फसल का अच्छा तो दाम मिले और अच्छी चीज़ हमें चाहे बीज के रूप में मिले, इम्प्लीमेंट्स के रूप में मिले, और वो अच्छे मिल जाएं तो कम समय में ज़्यादा पैदा कैसे लिया जा सकता, दैट इज़ द मेन टारगेट ऑफ द फार्मर। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस उस बेल्ट पर किया है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर थी। उसी क्षेत्र को साधने के लिए नई प्रयोग किए गए हैं। ज्योति मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, रिचपाल मिर्धा को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने जाटलैंड में बड़ी सेंध लगाई है और उसी में एक और इजाफा किया है। क्या बीजेपी का ये दाव जाटलैंड को साध पाएगा? क्योंकि जाट बेल्ट में किसानों की तादाद अधिक है। ऐसे में सीआर चौधरी को भी किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि किसानों के साथ ही एक और बड़े वर्ग को साधा जा सके। हम ये बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है, किसानों को समर्पित है। किसान का अनाज जो है कैसे ज़्यादा भाव में बिके, किसान की पैदावार बढ़े, जैविक खेती की ओर ध्यान दे, उन्हीं बातों को हम किसान तक पहुंचाएंगे कि आपके भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी। इस बड़े वर्ग पर कभी कांग्रेस का एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया है। अब बीजेपी ने उस इलाके को भी साध लिया है जहां कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था। ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, खासकर जाटलैंड में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात एल्विस यादव पर कसते हुए शिकंजे की। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर एसीजेएम कोर्ट से एल्विस यादव को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल नोएडा पुलिस ने सूरजपुर एसीजेएम कोर्ट में एल्विस यादव को पेश किया था। रेव पार्टी केस में एल्विस का नाम आया था और सबूतों के आधार पर नोएडा पुलिस ने आज एल्विस को गिरफ्तार किया था और इसके बाद पुलिस ने एल्विस को कोर्ट में भी पेश किया। इसी दौरान एल्विस पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया है। आपको बता दें कि गंभीर धाराओं में एल्विस पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद नोएडा पुलिस की तरफ से एल्विस यादव की गिरफ्तारी की गई, कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने एल्विस को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल एल्विस अब 14 दिन की जेल में रहेंगे। रेव पार्टी मामले में जो है एल्विस यादव का नाम सामने आया था। लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी और जांच में एल्विस का नाम आने के बाद अब नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को गिरफ्तार किया है। एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया एल्विस यादव को। रेव पार्टी में एल्विस यादव का नाम आया था और उनकी मुश्किलें इसके बाद बढ़ती चली गई थी। फिलहाल तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस की गिरफ्त में एल्विस यादव नजर आ रहे थे। तो आखिरकार एल्विस को पहले भी पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से बुलाया गया था। सांपों के जहर सप्लाई मामले को लेकर के एल्विस से पूछताछ और इससे पहले राजस्थान के कोटा में एक बार हिरासत में लिया गया था। बहरहाल आपको बता दें कि 4 सपेरों को लेकर के 9 सांप और उनका जहर एल्विस के पास से बरामद हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर के सांपों के जहर की तस्करी का मामला, जिस पर एल्विस यादव पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अभी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं एल्विस यादव की, अब देखना होगा क्योंकि 14 दिन की जेल तो यहाँ पर उनको भेज दिया गया है 14 दिन की जेल में, लेकिन उसके बाद भी ये जो उनका अरेस्ट वारंट है वो भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इसके बाद देखना होगा कि उनकी मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती हैं। पूरा मामला क्या है उसके बारे में भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। 9 सांप और उनका जहर ये बरामद किया गया था एल्विस यादव से। सांप के जहर की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। 2023 में नोएडा पुलिस ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज की थी। सांप के जहर की तस्करी के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद यूट्यूबर एल्विस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने इसे 14 दिनों के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
रेव पार्टी केस में एल्विश का नाम सामने आया था। 9 सांप, उनका जहर बरामद हुआ था। सांप के जहर की तस्करी के मामले को लेकर के मुकदमा चलाया गया। एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी इस मामले में लगाई गई हैं। 2023 का ये मामला जहां पर अब एल्विश की गिरफ्तारी हुई है। एल्विश की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने एक बैंकेट हॉल में छापा मारा था और इस दौरान जो है 4 सपेरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसी में एल्विश यादव का भी नाम निकलकर सामने आया था और तभी से पूछताछ जो है वो एल्विश यादव से लगातार जारी थी और अब आखिरकार जो है एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में आगे एल्विश यादव से पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि और कितने नाम इस पूरे मामले में सामने आते हैं और एल्विश की मुश्किलें इस पूरे मामले में कितनी और बढ़ती जाती है। तो ये पूरा मामला रेव पार्टी केस में एल्विश के नाम आने को लेकर है। एल्विश की पॉपुलैरिटी के बाद जब से वो बिग बॉस OTT जीते थे उसके बाद से ही एल्विश यादव की मुश्किलें कई बार बढ़ती नजर आई, चाहे फिर वो सोशल मीडिया में उनके द्वारा उनकी कई वीडियोस भी निकलकर सामने आने लगी जहां पर उनका गुस्सा, जहां पर उनका झगड़ा, कई तरीके की चीजें निकलकर सामने आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की करीब 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनका परिवार गम के साए में जी रहा था। और अब सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जिंदगी जीने की नई वजह मिल गई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता के घर पर एक नन्हा और नया मेहमान आया है, जिसकी जानकारी मूसेवाला के पिता ने खुद दी है। रिपोर्ट देखिए। करीब 2 साल पहले पंजाब के मानसा गांव में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। अपने जवान बेटे को खोने के बाद उनका परिवार गम के सागर में डूब गया। जिंदगी बोझिल लगने लगी क्योंकि उनका घर का चिराग बुझ गया। लेकिन अब एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जिंदगी जीने के मायने मिल गए हैं। उनके घर में फिर किलकारी गूंजी है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया है, जिससे घर परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया में अपनी खुशी को सबके सामने साझा किया। कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें अस्पताल में दिख रहे बलकौर सिंह ने नन्हे मेहमान को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है। बच्चे के आने की खुशी में टेबल पर केक रखा गया। बगल में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर भी है। बलकौर सिंह डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बैठे हुए हैं। वो केक भी खिला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने भटिंडा के अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिनों पहले चरण कौर की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन मूसेवाला के परिवार ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। अब इनका बेटा इस दुनिया में आ गया है। उन्होंने खुद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। अमूमन इस उम्र में कोई भी सामान्य इंसान माता पिता बनने की ख्वाहिश छोड़ देता है। सिद्धू मूसेवाला इकलौती संतान थे। उनकी मौत माता पिता के लिए सदमा थी। बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ऐसे में दोनों ने IVF तकनीक की मदद से दोबारा से माता पिता बनने का फैसला लिया। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप था। उनके पिता बलकौर ने अपने सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से शुभदीप का छोटा भाई हमारी झोली में आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की खबर जंगल की आग की तरह फैली। कोई उनके माता पिता को शुभकामनाएं दे रहा है तो कोई इसे साहसिक फैसला बता रहा है।
कोई नन्हे मेहमान को जूनियर सिद्धू मूसेवाला कह रहा है। उनतीस मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ली। बेटे की हत्या के बाद से ही सिद्धू मूसेवाला के माता पिता लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनके घर वालों ने बहुत गम सहा है। उनके बेटे ने बहुत ही कम समय में दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया था। संगीत की दुनिया में मूसेवाला ने अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज था। माना जा रहा है कि वारिस की आस में सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने ये बड़ा कदम उठाया। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि घर में आया नन्हा मेहमान सिद्धू मूसेवाला की विरासत को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारतीय सेना, नौसेना समंदर में अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। एक बार फिर से नेवी के कमांडो ने समंदर में बड़ा ऑपरेशन किया है और सोमालिया के समुद्री लुटेरों को घुटने पर ला दिया है। कहा जा रहा है कि 35 डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेवी ने इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर में हिंद के जाबाजों का पराक्रम। सोमालिया के डकैतों का सरेंडर। भारतीय नौसेना को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेवी के शूरवीरों के आगे सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने घुटने टेक दिए। लुटेरों ने नेवी के धुरंधरों से मुकाबला करने की भरसक कोशिश की, लेकिन नेवी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने समंदर में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे 35 सोमालियाई डकैतों को सरेंडर करना पड़ा। इतना ही नहीं, नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित बचाया। इस तरह नेवी ने 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज को सोमालिया के खुखार लुटेरों से बचा लिया। नेवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक समुद्री लुटेरा नेवी के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता दिख रहा है। नेवी के कमांडो ने डकैतों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद नेवी ने समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। भारतीय तट से तकरीबन 1400 समुद्री मील दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके लिए इंडियन नेवी ने P-8I समुद्री गश्ती विमान, वॉरशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा। C-17 विमान से मार्कोस कमांडो को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। नेवी को सूचना मिली थी कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे समंदर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसके लिए वो हाईजैक किए गए जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में इस जहाज को हाईजैक किया गया था। ये जहाज माल्टा का था और इसका नाम MV रूएन है। सोमालिया के और चलिए अब शुरुआत करते हैं प्राइम प्रत्युष की।